हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को चैप्टर समझा रही थी, तो आज का जो लेसन है जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट समरी डिस्कस करेंगे, वो लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि लिखा है तिशानी दोषी ने। तिशानी दोषी अंटार्कटिका की जर्नी पे निकली थी और उन्होंने अपनी इस जर्नी में क्या क्या चीजें देखी, अर्थ के बारे में क्या क्या डिस्कवर किया, वो इस लेसन में बताती हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर ये है, ऑथर्स जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, और वो एक स्कूल प्रोग्राम में जाती है। मींस को जो पूरी जर्नी जो प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है स्टूडेंट्स ऑन आइस, और ये एक रशियन वेजल, वेजल मींस शिप, उस पे शुरू होती है। अकेडमिक शकल्स्की, ये उस शिप का नाम होता है। ठीक है, तो इस शिप से ऑथर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। और क्योंकि ये जर्नी जो थी, जो प्रोग्राम था, ये एक कैनेडियन जो थे उनके थ्रू ये किया गया था, जिनका नाम था जियोफ ग्रीन, जो कि सेलिब्रिटीज को नहीं ले जाना चाहते थे इस जर्नी पे, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज होते थे वो शो ऑफ करते थे और वो अंटार्कटिका से जो भी देख के आते थे, जो भी सीख के आते थे, वो दूसरों को बता नहीं सकते थे, एक्सप्लोर करते ही नहीं थे। लेकिन जो हमारा यूथ था, जैसे कि क्लास 12 के, क्लास 10 के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को वो ले जाना पसंद करते थे, क्योंकि ये यूथ ही जो था आगे चल के इस दुनिया को बदल सकता था, वर्ल्ड को शेप दे सकता था। ठीक है, तो ये जियोफ ग्रीन इस वजह से रिच पीपल को नहीं ले जाना चाहते थे, वो इस तरीके के लोगों को मौका देते थे, मीन्स की फ्यूचर जनरेशन को। अब देखिए, यहाँ जर्नी शुरू होती है 13.09 डिग्री ऑफ इक्वेटर इन मद्रास। ये जो मैप होता है ना, उसमें आप देखो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये उसी से लिया गया इक्वेटर। ठीक है, ट्रेवल्ड 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन। अब आप ये सोचेंगे ऑथर ने जो जर्नी अपनी करी है, ये किस तरीके से करी है। कॉम्बिनेशन क्या पूरी जर्नी शिप में ही थी या पूरी जर्नी एरोप्लेन या कार में ही थी? ये जो जर्नी शुरू हुई है ये 100 आवर्स की थी, जो कि कार, एरोप्लेन और शिप तीनों के कॉम्बिनेशन से ही स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जब ऑथर्स वहां पे पहुंचती हैं, अंटार्कटिका में पहुंचती है ना, तो जब अंटार्कटिका को देखती हैं तो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करती हैं। वो वहां पे क्या देखती है? ब्लू हॉरिजॉन। अब देखिए, ये हॉरिजॉन क्या होता है। सपोज करिए ये जो पर्सन है, ये हमारी ऑथरस है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, दैट आप कह सकते हैं लाइन क्या, मतलब कि ये एक, देखिए ये आसमान है, ये स्काई है, ठीक है, और ये है अर्थ। और यहाँ क्या है, यहाँ पे मतलब मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे स्काई और अर्थ मिल रहा है। ठीक है, तो ऑथर जब वहां पे खड़ी थी, दूर दूर तक उनकी उस इमेज को डिस्क्राइब करने वाले कोई ट्री नहीं था, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग, कोई मेगा मॉल, कुछ भी नहीं था। प्रॉपर एक ब्लू हॉरिजॉन था। ठीक है, अब यहाँ से ऑथर देखिए अपना पास्ट बताती है अपने अर्थ का। वो क्या कहती है कि जब वो वहां पे पहुंचती है अंटार्कटिका में, ये बात को जान के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होती हैं कि एक समय था कि इंडिया गोंडवाना का, दैट मीन्स कि अंटार्कटिका का एक पार्ट था। अब आप क्या इस बात को यकीन कर सकते हैं? इंडिया जहाँ पे हम लोग इस समय रह रहे हैं, ये जगह कैसी है? इतनी वार्म प्लेस है। हाँ, कोल्ड भी जो होता है, इतनी सन नहीं पड़ती है, लेकिन अंटार्कटिका क्या है, वर्ल्ड के 90% आइस वहां पे जमा है। ठीक है, तो अंटार्कटिका और इंडिया पार्ट कैसे हो सकते हैं? बट ये फैक्ट है, 650 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका और इंडिया एक पार्ट था, और ये था गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट। अब देखिए, इसको समझते हैं मैप के थ्रू। देखिए, उस टाइम पे ये दो पार्ट हुआ करते थे, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया और अंटार्कटिका। देखिए, इंडिया और अंटार्कटिका आसपास था, ऑस्ट्रेलिया। तो इस समय जब इंडिया और अंटार्कटिका यहाँ पे था ना, तो अंटार्कटिका भी उस समय एक वार्म प्लेस हुआ करता था, डायनासोर्स हुआ करते थे यहाँ पे। प्रॉपर जो है एक बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था, ग्रीनरी थी, प्रॉपर सीजन पड़ते थे। जिस तरीके से अभी इंडिया है ना, उस वैसा अंटार्कटिका उस टाइम हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इंडिया है, देखिए यहाँ से डिवीजन होना शुरू हुआ, और देखिए इस मैप से देखिए धीरे धीरे ये अंटार्कटिका था, धीरे धीरे जो अर्थ है, जो कंट्रीज है, ऊपर की तरफ खिसकनी शुरू हो गई। और क्या हुआ, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब कुछ ऊपर चला गया, अफ्रीका भी ऊपर चला गया, इंडिया ऊपर जाके एशिया में मिल गया, और हमारा ये प्रेजेंट डे मैप बन गया। सो अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये सारी कंट्रीज आसपास हैं, और इनके आसपास भी कुछ छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हैं, सॉरी कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं। लेकिन ये जो पूरा अंटार्कटिका है, ये आइसोलेटेड है। तो ये आइसोलेटेड होने की वजह से ही इतना ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ का। ठीक है, तो ऑथर ये बात जान के जब भी सोचती है, अब हिस्ट्री को जानती है, तो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये जमीन कैसे खिसक गई।
कुछ टाइम पहले यहाँ पे सुनामी वेव्स आई होंगी, आप लोग ने सुना होगा। सो ये किस वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे जो होती हैं आपस में टकराई, जिस वजह से इतना सारे वेव्स आई। उसी तरीके से 650 मिलियन ईयर्स पहले ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब सरक रही थी, तो ये सारी जो जमीन है ये ऊपर की तरफ, सारी कंट्रीज ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका रह गया। और ये ब्लू पार्ट जो देख रहे हैं, सारा जो ओशन था ये आपस में मिल गया। तो इसी तरीके से ऑथर्स आगे बताती हैं और कॉर्डिलेरन फोल्ड्स को के बारे में बताती हैं। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, यानी कि ग्रेनाइट के जो बड़े बड़े पत्थर, ओजोन एंड कार्बन बताते। ओजोन आप लोग को पता ही है, O3 गैस होती। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन होता है ह्यूमंस का, एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले क्या था एवोल्यूशन और अब कैसे हो गया, ठीक है। कहते एप से हम लोग का एवोल्यूशन हुआ। एक्सटिंक्शन, बहुत सारी चीजें इस समय विलुप्त हुई, जैसे डायनासोर है, डोडो बर्ड्स है, बहुत सारे एनिमल्स है जो इस समय जो है बिल्कुल भी यहाँ पे अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर्स एक चीज और बताती, हिमालयस कैसे फॉर्म्ड हुए थे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और हिमालय। देखिए इंडिया जो था, ये आपने पहले देखा ही होगा कि पहले क्या था, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे था, इस जगह था। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया ऊपर सरकते गए, देखिए 71 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया यहाँ था, फिर 55 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ आ गया, 38 मिलियन में यहाँ, 10 मिलियन में यहाँ आ गया, और अब ये है हमारा प्रेजेंट डे इंडिया। तो जब यह इंडिया ऊपर सरक रहा था, तो ये क्या थी, यूरेशियन प्लेट्स थी, दैट मीन्स एशिया का हिस्सा था। तो इंडियन प्लेट्स, यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराई, तो यहाँ पे कुछ फोल्ड्स बन गए, जिसे कॉर्डिलेरन फोल्ड्स कहते हैं। और यही फोल्ड से इस पार्ट में हिमालय जो है रेंजेस बन गए। देखिए इस मैप में आपको क्लियर दिखेंगी, ये क्या है, हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हिमालय बनी, क्योंकि जब इंडिया ऊपर की तरफ सरक रहा था तो ये एशिया से टकराया, और उस टकराव से क्या हुआ कि कुछ प्लेट्स जो है, देखिए जैसे ये इंडिया की प्लेट्स हैं और ये हिमालय की प्लेट्स, सॉरी ये एशिया की प्लेट्स है, ठीक है। तो ये इसकी तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये एक जो प्लेट्स थी ऐसे नीचे बढ़ती गई, और ये जो हिस्सा था ना ऐसे उठता गया, ऐसे उठता गया। तो ये इतनी तरीके से ऐसे उठा और यहाँ पे ही हिमालयन माउंटेन्स बन गए। तो यहाँ पे ऑथर जब इन सारी चीजों को जानती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हमें भी बताती है। इसी तरीके से तीसरी चीज जो ऑथर्स यहाँ पे बताती है कि अंटार्कटिका क्यों इतना कोल्ड और फ्रिजिड है, कि जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ साउथ अमेरिका जब शिफ्ट हुआ, देखिए इसको भी मैप के थ्रू समझेंगे। देखिए साउथ अमेरिका यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, यहाँ पे एक ओशियन है, यहाँ पे एक ओशियन है। इस पार्ट में कोई भी देखिए ओशियन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये शिफ्टिंग होनी शुरू हुई, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट्स ऊपर चली गई और साउथ अमेरिका की प्लेट में धीरे धीरे ऊपर चली गई। एंटार्क्टिका की नहीं जा पाई थी पहले, तो ये गई ना, तो यहाँ का वाटर यहाँ पे आ गई, ये तीन ओशियन, ये तीन ओशियन, तीनों ओशियन इस प्लेस पे देखिए यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे एक सर्कम पोलर करंट यहाँ पे बनने लगा, बहुत ज्यादा हाई करंट एरिया है ये। करंट वो इलेक्ट्रिक वाला करंट है, वाटर करंट जिसे कहते हैं, और जिसका नाम है ड्रेक पैसेज, ठीक है। ये यहाँ से ड्रेक पैसेज कहलाता है, ये इतना पूरा। अब ये ड्रेक पैसेज में इतना हाई वाटर वेव्स, इतना हाई वाटर करंट होने लगा कि यहाँ की जो हीट थी, अर्थ की जो पूरी हीट थी, वो उसने किस तरीके से यहाँ पे रास्ता एकदम कट ऑफ कर दिया, और यहाँ पे हीट अंटार्कटिका को बिल्कुल भी नहीं मिली, और अंटार्कटिका एकदम कोल्डेस्ट रीजन बन गया, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे अंटार्कटिका इतना कोल्डेस्ट रीजन है। तो ये सारी चीजें ऑथर बताती हैं। अब देखिए अर्थ में फिर ऑथर्स बताते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ा। ऑथर्स क्या कहते हैं कि धरती पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है कितने 1200 साल से है, लेकिन अर्थ का वजूद कब से है, 650 साल, और हो सकता है इससे पहले से हो। लेकिन ह्यूमन क्या है, बहुत ही, और ये 650 मिलियन, 650 मिलियन ईयर्स के आगे 1200 ईयर्स तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बता दें जियोलॉजिकल क्लॉक में, क्लॉक के अकॉर्डिंग देखे तो शायद ही कुछ सेकंड होंगे, लेकिन इतने ही समय में हम लोगों ने अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत ही लार्ज स्केल पे हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कि जो रिसोर्सेज हैं, देखिए वाटर आपने कई बार सुना होगा, वाटर की कमी पड़ी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, खाने के लिए नहीं है भाई, जनता बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो इस वजह से क्या हुआ, आपस में फाइट होने लगी, अब हो ही रही है। जो अब एक कॉमन एग्जांपल लीजिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं मनी, वो तो अपने बोरवेल लगवा लेते हैं, उनको तो पानी मिल गया, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब वो किससे लड़े, उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है पानी, क्योंकि है ही नहीं पानी, है ना। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कह सकते बहुत फॉसिल फ्यूल को अब छोड़िए, लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझिए कि कितना कुछ हम लोग ने जलाया है, कितनी सारी जो जलाते हैं, जो आग निकलती, कोई भी चीज के अगर आप जलाइए तो उसकी क्या निकलती है, जो
गैसेस होती हैं, जैसे कि अगर आप कार चल रही है और मोटरसाइकिल चल रही है, सारी चीजें जब चलती है ना, तो इन सब का क्या है, जो कार्बन निकलता है वो उसने क्या किया, अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट जैसा बना दिया। देखिए इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते, सपोज करिए ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ हमारी, और अब जब यहाँ पे सारी चीजें निकल रही हैं, गैसेस आ रही हैं, तो ये क्या कर दिया, एक ब्लैंकेट बन गई अर्थ पे, और ये कार्बन का ब्लैंकेट है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का, जिस वजह से जो हीट एनर्जी थी अब वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही इतना ज्यादा टेम्परेचर इतना हाई पे जा रहा है। पहले तो नहीं सुना होगा, लेकिन हर साल आप न्यूज़पेपर में देखिए कि पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटा सर्दियों का, इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा गर्मियों का। ये रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। साल दर साल जो विंटर सीजन है उसका टेम्परेचर गिरता ही जाता है, विंटर में समर सीजन है उसका साल दर साल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, फिर ऑथर्स क्या कहती है कि एंटार्क्टिका है वो इतनी पुरानी, इतने मिलियन ईयर्स में की जो है वहां पे आइस वहां पे जमा हुई है। देखिए आइस जो है, आइस में क्या है, उनकी कार्बन के एटम्स है, ठीक है। तो इस वजह से ऑथर्स ये बता रही हैं कि अगर आपको जो है अर्थ का पास्ट प्रेजेंट की फ्यूचर आपको स्टडी करना है, तो एंटार्क्टिका बहुत बेस्ट प्लेस है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड तो चेंज हो गया है, ह्यूमन ने क्या किया, जहाँ हर जगह खुदाई कर डाली, कोई भी जगह ऐसे नहीं छोड़ी, लेकिन सिर्फ एक एंटार्क्टिका अभी तक बचा हुआ है जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन ही नहीं है, वहां कोई रहता ही नहीं है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। इस वजह से अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है, क्योंकि पिछले सालों से जो भी कुछ था वो अभी भी वहां पे सिक्योर्ड है। अच्छा, यहाँ पे ऑथर्स एक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देते हुए कहती है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। देखिए कैसे यहाँ पे ऑथर्स फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देती हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एक एल्गी होता है। देखिए प्लैंक्टन्स दो तरीके के होते हैं, एक जू प्लैंक्टन्स होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो जो फाइटन प्लैंक्टन्स होते हैं वो एक एल्गी होता है, और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करके ओजोन रिलीज करता है। ये एक पौधे के रूप में होते हैं, एल्गी, एल्गी आप समझते ही होंगे, और ये मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन से भी असर पड़ता जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फाइटोप्लैंक्टन अगर खत्म हो गए तो मरीन लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और मरीन लाइफ पे अगर असर पड़ेगा ना, तो हम लोगों पे भी असर पड़ेगा। सो फाइटोप्लैंक्टन का बचाने का एक वे ये है कि पॉल्यूशन हम लोग कम करें, ओजोन लेयर को बचाएं, क्योंकि ओजोन लेयर में जो होल हुआ है उसकी वजह से इतनी ज्यादा असर इन पे, खराब असर इन प्लैंक्टन से पड़ रहा है। सो ऑथर्स कहती हैं कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन की चिंता करेंगे, उन सिर्फ इन्हीं के लिए, सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन को बचाने के लिए, सिर्फ इसी के लिए अगर हम लोग ओजोन लेयर को बचाना शुरू करेंगे, तो जाने कितनी ही चीजें बच जाएंगी। भाई ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमें पॉल्यूशन कम करना होगा, है ना, और पॉल्यूशन कम करने से एनवायरमेंट पे कितना अच्छा असर पड़ेगा ये आप लोग खुद समझते हैं। क्योंकि जब कोविड टाइम में पूरी तरह लॉकडाउन था, पॉल्यूशन नहीं था, लोग अपने घर में थे, तो नेचर कितनी ज्यादा सुधर गया था। सो इस वजह से ऑथर्स यहाँ पे कहती हैं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अब वॉक ऑन द ओशन, जब ऑथर्स का जो शिप होता है, जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तो वो एक जगह से थोड़ा सा टकराता है और वहां से आगे नहीं बढ़ पाता है। सो जो वहां के कैप्टन होते हैं वो सबको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सब लोग अब जाएं और वॉक, ओशन पे वॉक करें। अब ऑथर्स पूरे 52 वहां के लो मेंबर्स होते हैं उनके साथ उतरती हैं, ग्लेयर्स और ग्लासेस में इसके अपने चश्मे पहनती है, क्योंकि जो बर्फ होती है ना उसकी चमक इतनी तेज होती है कि उससे इंसान की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। तो सब लोग अपने जो है सूट्स वगैरह पहन के कि ठंड भी ना लगे उन्हें, और आंखों पे, आइस पे उनका बुरा असर भी ना पड़े, वो सब पहन के जब वाइट ओशन पे जब वहां पे चलते हैं, तो ऑथर्स के लिए ये जो एक्सपीरियंस होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। और उनके पैरों के नीचे जो बर्फ होती है ना, उसके नीचे भी एक लाइफ होती है जो कि बहुत ज्यादा ठंडी होती है पानी, उसके नीचे भी सॉल्टेड वाटर होता है जिसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म होते ही है। अब वहां पे जब ऑथर्स वहां पे चल रही होती है, तो वो क्रैब ईटर्स को नोटिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सील्स को क्रैब ईटर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सील्स होती है ना वो क्रैब्स को खाती है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में डॉग्स क्या करते हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठ के, कहीं भी अच्छी जगह पे बैठ के धूप लेते हैं, उसी तरीके से जो सील्स थी, जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े जो पानी में तैर रहे थे, वहां पे बैठ के आराम से स्ट्रेचिंग कर रही थी और धूप ले रही थी।
अब ये इतना कहते हुए ऑथर्स इस चैप्टर को जो सम अप करती हैं और अपनी वरीज बताती हैं कि क्या हो अगर अंटार्कटिका पहले की तरह ही वार्म प्लेस हो जाए जैसे कि ये हुआ करता था, तो क्या हम ये देखने के लिए जिंदा रहेंगे या फिर हम लोग भी उसी तरीके से खत्म हो जाएंगे जिस तरीके से डायनासोर, मैमोथ्स और वूली राइनोस खत्म हुए। ऐसा ऑथर्स क्यों कह रही हैं? देखिए, ऑथर्स जब अंटार्कटिका जाती है ना तो वहां पे ये देखती हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है, वो धीरे धीरे किस तरीके से मेल्ट हो रही है। और अंटार्कटिका में जो आइस है इतनी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी, वहां के भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो ऑथर्स कहती है कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, हम लोग पॉल्यूशन करते गए, तो अगर यहाँ की सारी बर्फ अगर पिघल जाएगी, भाई दुनिया की 90% आइस है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आइस पिघल जाएगी, पहले की तरह वार्म प्लेस हो जाएगा, तो क्या तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे? सो यहाँ पे ऑथर्स एक चिंता जताती हुई इस चैप्टर को एंड करती हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं।